मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ अदलिया है। अगर आज मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ठीक काम नहीं कर रही है, आज मुल्क के सियासतदान आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मुल्क के मईशत के मामला ठीक नहीं चल रहे हैं, इन तमाम मसाइल की जड़ अदलिया है। पहली बार मुल्क में अदालतों ने मुल्क से खिलवाड़ की बुनियाद रखी 1955 के अंदर, और मौलवी तमीजुद्दीन केस एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर उभरा। 1958 के अंदर जिस वक्त अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उसको वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। 1977 के अंदर जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, कोर्ट्स ने वैलिडेट किया, यानी जनरल ज़ियाउल हक को वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया। जब 1999 के अंदर जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त की कोर्ट्स ने उनको वैलिडेट किया। ये 58(2)B की जब कोशिश की गई, अल्टीमेटली इनको कोर्ट्स ने वैलिडेट किया। यानी मुल्क में अगर एस्टैब्लिशमेंट बुरी है तो एस्टैब्लिशमेंट को रास्ता किसने दिया? अदलिया ने दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ अदलिया है। अगर आज मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ठीक काम नहीं कर रही है, आज मुल्क के सियासतदान आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मुल्क के मईशत के मामला ठीक नहीं चल रहे हैं, तो मेरा ये इस्तदलाल है कि इन तमाम मसाइल की वजह, इन तमाम मसाइल की जड़ अदलिया है। और अदलिया ने पाकिस्तान में इन मसाइल की बुनियाद कब से, कहां से और कैसे रखी है, आज के इस व्लॉग में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इब्तिदा होती है पाकिस्तान के क़याम से। 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी दस्तूर भारत से मुस्तार लेते हैं और इंडियन एक्ट 1935 को बतौर कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क में नाफिज कर दिया जाता है। एक आइन साज असम्बली बनाई जाती है कि हम अपना आइन बनाएंगे। उसमें यानी लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको भर्ती किया जाता है। बात आ जाती है 1953 की। गवर्नर जनरल होते हैं गुलाम मोहम्मद साहब और वज़ीर आज़म होते हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। उस वक्त गुलाम मोहम्मद साहब इंडियन एक्ट 1935 यानी पाकिस्तान के उस दस्तूर की क्लॉज 10 का सहारा लेके, जो क्लॉज 10 एम्पावर करती है गवर्नर जनरल को कि वो वज़ीर आज़म को सैक कर सकता है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को घर भेज दिया जाता है। जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन घर जाते हैं तो अपनी पसंद का वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात होते हैं, उनको उठाकर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लगा दिया जाता है। मोहम्मद अली बोगरा बहुत समझदार थे। उन्होंने इंडियन एक्ट 1935 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की। उन्होंने आर्टिकल 10 जो गवर्नर जनरल को बहुत सारे इख्तियारात दे रहा था, वज़ीर आज़म को घर भेज सकता था, उस पर कुछ अमेंडमेंट्स की। उन्होंने कोर्ट्स को एम्पावर करने के लिए आर्टिकल 234 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की। सरदार गुलाम मोहम्मद साहब, उनको बहुत नागवार गुजरा, ये बहुत गरां गुजरा कि मोहम्मद अली बोगरा ये क्या कर रहा है, यानी ये मेरे ही विंग्स को क्लिप करने की कोशिश कर रहा है। तो अब की बार उन्होंने मोहम्मद अली बोगरा को तब्दील नहीं किया, बल्कि वो जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली थी उसी को डिसॉल्व कर दिया, उस असम्बली को तहलील कर दिया, अपने लेजिस्लेटर्स ले आए, अपनी काबीना तश्कील दे दी। अब मरता क्या ना करता, उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूट असम्बली के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मौलवी तमीजुद्दीन। अब मौलवी तमीजुद्दीन साहब के दामन तक जब ये आग पहुंची तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको अदालत में चैलेंज किया जाए। उस वक्त चीफ सिंध कोर्ट, उस वक्त सिंध हाई कोर्ट तो नहीं थी, यानी चीफ सिंध कोर्ट जिसको आज सिंध हाई कोर्ट कहा जाता है, उसका दरवाज़ा खटखटाया और ये प्ली ली कि गवर्नर जनरल ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। सिंध कोर्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे रिमार्क्स आए कि शायद आपकी जुरिस्डिक्शन ये नहीं बनती है, दायरा इख्तियार सिंध कोर्ट का नहीं बनता है, आप किसी और कोर्ट से रुजू करें। लेकिन अल्टीमेटली वहाँ से जो डिसीजन आया वो मौलवी तमीजुद्दीन के हक़ में आया कि गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियारात नहीं थे जो 1935 का एक्ट अमेंड किया गया कि ये उनसे पूछ कर किया जाता, बल्कि ये असम्बली ने करना था और असम्बली ने अमेंडमेंट्स कर ली। मौलवी तमीजुद्दीन की पिटीशन को ना सिर्फ टेकअप किया जाता है बल्कि मंजूर भी कर लिया जाता है। अब जिस वक्त ये हुआ तो मोहम्मद अली बोगरा और मौलवी तमीजुद्दीन तो बहुत खुश हुए, लेकिन नेचुरली जो गुलाम मोहम्मद हैं जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने, उनकी काबीना ने, उनके लेजिस्लेचर ने मिलकर ये फैसला किया कि इसको हम अपर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और अपर कोर्ट कौन सा था? उस वक्त का फेडरल कोर्ट, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए और उन्होंने जाके प्ली ली कि ये तो सिंध हाई कोर्ट यानी चीफ सिंध कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी और ये फैसला जो उन्होंने दे दिया, इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। तो उस वक्त की फेडरल कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन की इस पिटीशन को, इस मामले को उठा के बाहर फेंका, गुलाम मोहम्मद साहब की पिटीशन को टेकअप किया और उस वक्त जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है उसने मुल्क में जन्म लिया, नज़रिया ज़रूरत ने जन्म लिया। और उस वक्त के जजेस ने मिलकर यह फैसला किया कि ये वक्त की ज़रूरत है, वक्त की अहम ज़रूरत है कि गुलाम मोहम्मद साहब के इस प्ली को मान लिया जाए और अल्टीमेटली जो वो कह रहे हैं उसको रिस्टोर कर दिया जाए। तो पहली बार मुल्क में अदालतों ने मुल्क से खिलवाड़ की बुनियाद रखी 1955 के अंदर, और मौलवी तमीजुद्दीन केस एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर उभरा।
आज हम उसको तारीख के सुनहरे हरूफ में नहीं बल्कि स्याह हरूफ और स्याह पन्नों के ऊपर देखते हैं। देखा यह जाता है कि ना तो उस वक्त कोई अखबारात बोले, ना उस वक्त इस फैसले के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना उस वक्त के सियासतदानों के अंदर कोई कंसेंसस हुआ। तारीख आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद ये वो असल रास्ता था जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से निकला, जिसने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कूज की राह हमवार की। फिर हमने देखा 1958 के अंदर जनरल अयूब खान साहब जो एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटते हैं, आ जाते हैं, आइन से खिलवाड़ करते हैं। इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को कोर्ट की तरफ से वैलिडेट किया जाता है। अगर कोर्ट्स जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं उनके मिलिट्री कूज को वैलिडेट ना करती तो आज मुल्क के अंदर आमरीत ना होती। यानी जिस तरह हमारी मुल्क की सियासी तारीख के अंदर 10 साल आमरीत रही है, 10 साल जमहूरियत रही है, फिर 10 साल आमरीत रही है, फिर 10 साल जमहूरियत रही है। यानी हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं वो तो रहे, लेकिन हमने हमेशा ऑटोक्रेटिक रियलिटीज़ को फेस किया है, हमेशा आमरीतों को फेस किया है। 1958 के अंदर जिस वक्त अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उसको वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया, यानी उस वक्त भी अदालतें थी। जिस वक्त 1977 के अंदर उस वक्त के जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त कोर्ट्स ने वैलिडेट किया, यानी जनरल ज़ियाउल हक को वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया। जब 1999 के अंदर जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त की कोर्ट्स ने उनको वैलिडेट किया। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि 1990s के अंदर 58(2)B जिसको स्पेरिंगली इस्तेमाल किया जाता था, वो 58(2)B जो सदर पाकिस्तान को इख्तियार देती थी कि वज़ीर आज़म को सैक करके घर भेज दे, 3 अटैम्प्ट्स हुई। 1990 की दहाई में ऐसी 3 अटैम्प्ट्स हुई। एक अटैम्प्ट को नाकाम बनाया गया और बाकी 2 अटैम्प्ट्स कामयाब हुई। यही तो वजह है कि नवाज शरीफ साहब घर चले जाते हैं, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ जाती हैं, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को घर भेज दिया जाता है और फिर एक अटैम्प्ट को नाकाम बना दिया जाता है। ये 58(2)B की जब कोशिश की गई, अल्टीमेटली इनको कोर्ट्स ने वैलिडेट किया। यानी मुल्क में अगर इस्टेब्लिशमेंट बुरी है तो इस्टेब्लिशमेंट को रास्ता किसने दिया? अदलिया ने दिया। अदलिया को ये एम्पावरमेंट कहाँ से मिली? अदलिया को किसने कहा कि मुल्क के साथ खिलवाड़ करे? अदलिया को किसने कहा कि कानून को तहोबाला करके रख दे? अब ज़रा मुल्क की हालिया सियासी तारीख की तरफ पढ़ते हैं। हमने देखा कि अदम एतमाद की तहरीक आई, फ्लोर क्रॉसिंग की बात हुई, फिर हमें पता चला कि आइन की बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जो अभी भी तशरीह तलब और हल तलब हैं। उनकी तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है कि हुजूर तशरीह कीजिए, वो कहते हैं लाइए आइन हमारे पास, हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक लिखेंगे। फिर री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। आर्टिकल 63 की तशरीह कुछ इस अंदाज में की जाती है कि आइन का आर्टिकल 95 प्रैक्टिकली माजूल हो जाता है। यानी आप फ्लोर क्रॉस करते हैं, आपका वोट तो काउंट होगा नहीं होगा, वोट काउंट नहीं होगा, आप अपनी रुकनीत से, बुनियादी रुकनीत से भी जाते रहेंगे। इस तरह की तशरीहात हुई। ज़रा इससे कुछ देर पहले की बात करते हैं। पनामा केस आता है। पनामा केस में पनामा बेंच बनता है उस केस को डिसाइड करने के लिए, और उस बेंच की तरफ से उस वक्त के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और डिस्क्वालीफाई करने से पहले कैसे कैसे रिमार्क्स दिए जाते हैं। कभी सिजिलियन माफिया कहा जाता है, फ्रॉडिया कहा जाता है, गैंगस्टर कहा जाता है। इस तरह की कॉनोटेशंस एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और फिर जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है वो इकामा लेने की बुनियाद पे किया जाता है। अगर आप उस केस को पढ़ लें, अगर आप उस केस की तफसीलात को देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा, मैं ये समझता हूँ कि या तो इतनी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स या स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर जजमेंट आई होती कि दोबारा कभी नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आने का या मुल्क में वज़ीर आज़म बनने का सोचते भी ना, लेकिन वो इतनी वीक फुटिंग के ऊपर फैसला लिया गया है कि आज एक बार फिर नवाज शरीफ साहब पर तोल रहे हैं कि वो एक बार फिर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान होंगे, कार सल्तनत नवाज शरीफ साहब के हाथ में होंगे। ये किसने किया? ये कोर्ट्स ने किया। कोर्ट हमेशा एक लूप होल छोड़ देती है, हमेशा एक ऐसा वीक किस्म का डिसीजन दिया जाता है कि जो अल्टीमेटली एक नए बहरान को जन्म दे देता है। एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट जिसको शायद हम किसी जगह पे स्किप कर रहे हैं लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए, वो जुडिशल मर्डर है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुआ। और जस्टिस नसीम हसन शाह ने बाद में कह दिया, जो उस बेंच का हिस्सा थे, कि मेरा ज़मीर आज मलामत करता है कि मैंने वो फ़ैसला क्यों दिया, उस फैसले में मेरी राय क्यों शामिल थी और मैं डिसेंटिंग नोट क्यों नहीं लिख पाया। आपको याद होगा कि एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ताले आज़मा के कहने पर, जनरल ज़ियाउल हक के कहने पर किस तरह तख्ता-ए-दार पे झुला दिया गया, यानी उस वक्त, और फिर वो झूल भी गए। लेकिन उसके बाद क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी ख़त्म हो गई? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्ट्रगल ख़त्म हो गई, जदोजहद ख़त्म हो गई? तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन अदालतों की तरफ से हमेशा अपने ही माँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत कुछ फ़ैसले लिए गए जो मुल्क में बीमारी का, मुल्क के अंदर हेजानी कैफियत, मुल्क के अंदर बहरान पैदा करने के का जो है वो एक इब्तदा, एक नुक्ता आगाज़ साबित हुए। तो मुल्क में कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो कोर्ट्स की तरफ से लिए गए हैं।
عدالتوں کی طرف سے لیے گئے ہیں جنہوں نے راہ ہموار کی ہے ہر طرح کی بے چینی پیدا کرنے کے لیے۔ آج بھی اگر صورتحال ہمارے بس سے باہر ہو رہی ہے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز لڑ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بہت سٹرونگ ہو رہی ہے، ملٹری کو کا راستہ نکل رہا ہے، تو اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ ملک کی عدالتیں ہیں۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔